Fair Assessment, the Hindu editorial on 19th of June 2021. The unprecedented Class 12 evaluation system must be an open book to inspire confidence. फेयर असेसमेंट क्या होता है? जैसे एग्जाम इस तरह से कैसे लिया जाए कि जो स्टूडेंट है उसकी क्वालिटीज का जो असेसमेंट हो वो सही हो, जायज हो और दूसरों के मुकाबले में किसी को कोई खास फायदा ना मिले। तो सही, जायज और दूसरों के मुकाबले में ज्यादा फायदा ना मिले, इसको फेयर बोलेंगे। असेसमेंट यानी आकलन। असेसमेंट और इवैल्यूएशन में फर्क ये होता है कि हम इवैल्यूएशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम असेसमेंट करते हैं। इवैल्यूएशन में हम मूल्यांकन करते हैं और असेसमेंट में हम आकलन करते हैं। तो जब हम किसी के क्वालिटीज को असेस करते हैं तो ये एक ज्यादा बड़ी प्रक्रिया होती है और इवैल्यूएशन एक छोटी प्रक्रिया है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज का मूल्यांकन किया जाएगा। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो, अप्रत्याशित। क्लास 12 का जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, जो मूल्यांकन सिस्टम है, वो एक ओपन बुक होना चाहिए। और ओपन बुक होना चाहिए का मतलब यह है कि वो सभी को पता होना चाहिए कि मूल्यांकन कैसे हो रहा है। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होना चाहिए। टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, जिससे कि वो आत्मविश्वास को प्रेरित कर सके। तो ओपन बुक जानबूझ के इस तरह का फ्रेज यूज किया गया क्योंकि क्लास 12 वगैरह में बुक्स वगैरह लोग पढ़ते हैं, लेकिन मस्ट बी एन ओपन बुक का मतलब है पारदर्शिता। With its marks tabulation framework for class 12 students encompassing 3 assessment years, starting with class 10, the CBSE has ended prolonged anxiety among lakhs of students. क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए जो मार्क्स को टेबुलेट करने यानी टेबल बनाने का जो ढांचा बनाया गया है, फ्रेमवर्क बनाया गया है, जो कि 3 आकलन के सालों को अपने दायरे में लेता है। एनकॉम्पसिंग यानी अपने दायरे में लेता है, जैसे कंपास होता है, वो अपने दायरे में आपके कागज के शीट के एक पार्ट को लेता है। तो जो मार्क्स टेबुलेशन फ्रेमवर्क बनाया गया है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि 3 साल शामिल हैं और क्लास 10 से शुरू होता है वो, इसके द्वारा सीबीएसई ने बहुत लंबे समय से जो बेचैनी चल रही थी लाखों स्टूडेंट्स के मध्य में, उसको खत्म किया है। द काउंसिल फॉर आईसीएसई, ये जो बोर्ड है, हैज ऑल्सो डेवलप्ड अ सिमिलर सिस्टम। सीआईएससी ने भी इसी तरह का, इससे मिलता जुलता सिस्टम विकसित किया है। स्टूडेंट इवैल्यूएशन आफ्टर अ chaotic pandemic year remains a challenge in all countries, and many have opted for a hybrid system of school-level internal assessments combined with any examinations that may have been held. स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करना एक अफरा तफरी भरे हुए महामारी वाले साल के बाद एक चैलेंज बना, एक चुनौती बना हुआ है बहुत सारे देशों में। और बहुत से देशों ने ये ऑप्शन लिया है कि वो एक मिला जुला सिस्टम लाएंगे स्कूल के स्तर के अंदरूनी आकलनों का, जिसमें इंटरनल असेसमेंट जो होते हैं, अंदरूनी आकलन जो होते हैं, उनको कंबाइन किया जाएगा, मिलाया जाएगा किन्हीं ऐसे इम्तहानों से, किसी ऐसी परीक्षाओं से जो हुई गई रही हों। The CBSE scheme evolved to fulfill a Supreme Court mandate, distributes score weightage across the Class 10 public examination, the Class 11 annual test, and the Class 12 school tests in a 30-30-40 ratio for theory
an actual score for internal assessment and practicals. जो सीबीएसई की स्कीम आई है, और जैसा कि ऊपर कहा गया, ये अप्रत्याशित है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था, जो पावर दी गई थी, उसके उसके उसको पूर्ण करने में इवॉल्व की गई है। और ये स्कोर के वेटेज को, स्कोर के उसको कैसे तौला जाए, उसके तौल को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है क्लास 12 के पब्लिक एग्जामिनेशन में, क्लास 11 के एनुअल टेस्ट, और क्लास 12 के जितने भी स्कूल टेस्ट हुए हैं, जो भी क्लास 12 में स्कूल के जो टेस्ट हुए हैं, ये एनुअल टेस्ट नहीं है, स्कूल के जो मंथली टेस्ट या वीकली टेस्ट होते हैं, उनमें वो 30 और 40 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है स्कोर के वेटेज को। एंड एक्चुअल स्कोर, उसके अलावा ये थ्योरी का वेटेज है, और उसके बाद एक्चुअल स्कोर को भी वो लेता है, जो कि इंटरनल असेसमेंट में या प्रैक्टिकल्स में मिले हैं। दिस एम्स टू लेवल आउट एनी एबरेंट फेज इन ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। इसका लक्ष्य ये है कि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में अगर कोई ऐसा फेज आया हो जिसमें उसने थोड़ा त्रुटिपूर्ण फेज था, वो जिसमें उसका परफॉर्मेंस थोड़ा त्रुटिपूर्ण हो गया हो, थोड़ा अलग सा हो गया हो, यानी कि जैसे कहीं वो कमजोर पड़ गया, या कहीं बहुत ज्यादा नंबर किसी वजह से उसके हो गए, किसी गड़बड़ी की वजह से, तो दोनों तरफ का जो बदलाव है वो एबरेंट कहलाएगा। वो नॉर्मल से अलग है, चाहे नंबर बहुत ज्यादा आ गए हो किसी एग्जाम में या नंबर बहुत कम आ गए हो, उसको लेवल आउट करता है ये जो इसका जो लक्ष्य है, जो वेटेज का सिस्टम लाए हैं, ये इसका लक्ष्य ये है कि उसको हम एक स्तर पे ले आएंगे जितने भी एबरेंट फेज हैं स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के, जिससे कि सही आकलन फिर हो सकेगा। Since the marks considered from class 10 will be the average of the best 3 subjects among 5, students must feel reassured. क्योंकि जो मार्क्स क्लास 10 के कंसिडर किए जाएंगे, वो 5 सब्जेक्ट्स में से, 5 विषयों में से उनके जो सबसे अच्छे 3 विषय हैं, उनकी औसत होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स को के लिए जरूरी है कि स्टूडेंट जरूर अपने आप को फिर से आश्वस्त फील कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। When they wrote that examination, they had no inkling of the future importance of this score. जब उन्होंने उस एग्जाम को, उस परीक्षा को लिखा था, तब उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि फ्यूचर में क्या महत्व होगा उस स्कोर का जो वो पाएंगे उस परीक्षा में। A provision to take a class 12 public examination at a later date to attain a higher score when the pandemic has waned should also have a calming effect. एक जो प्रावधान किया गया है जिसमें कि क्लास 12 के पब्लिक एग्जामिनेशन को बाद की डेट में भी लिया जा सकता है, जिससे कि और भी अच्छा स्कोर आज हासिल किया जा सके। अटेन और अचीव एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं। जब पैंडेमिक जो है कम हो गया है, वेनिंग, जो जैसे मून कम होता है उसका साइज, उस तरह से पैंडेमिक कम हो गया है, ये भी इसका भी एक शांत करने वाला असर होना चाहिए। Evidently, there are some challenges to uniformly implementing the CBSE plan. और ये बात साबित है कि कुछ चुनौतियां हैं सीबीएसई के प्लान को यूनिफॉर्मली एक तरह से उसको कार्यान्वित करने में। एंड इट्स सक्सेस hinges on the approach of school result committees responsible for inclusion of class 12 marks. और इस प्लान की जो सफलता है, ये इस बात पे टिकी हुई है कि स्कूल की जो रिजल्ट समितियां हैं, उनका क्या अप्रोच होगा, उनका क्या दृष्टिकोण होगा, जो जिम्मेदार हैं क्लास 12 के मार्क्स को शामिल करने के लिए। Uneven access to devices and online connectivity in the final school year with an impact on scores or even resulting in non-appearance must be resolved by the result committees. जो यंत्र है होते हैं, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स हैं या जो कंप्यूटर्स हैं, उन पे एक्सेस नहीं मिल पाता है कभी कभी सभी स्टूडेंट्स को या सभी टीचर्स को, और
ऑनलाइन जो कनेक्टिविटी है वो कभी नहीं वर्क करती है फाइनल स्कूल के साल में, और इसका असर हो सकता है स्कोरों पे, और इसका असर नॉन अपीयरेंस पर भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट शायद अपीयर ही न कर पाए क्योंकि उसके पास डिवाइस नहीं है या उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। इन इश्यूज को रिजॉल्व करना जरूरी है रिजल्ट कमिटियों के द्वारा, जो स्कूल की रिजल्ट कमिटीज है। Successful conclusion of Class 12 assessment, which lacks the standardization available in a public examination, and declaration of results by July 31 depend on result committees marking the theory segment transparently and moderating marks for senior secondary years based on the school's performance over a period of time. क्लास 12 का जो असेसमेंट सक्सेसफुली कंक्लूड हो, सक्सेसफुली पूरा हो, जो कि जिसमें कमी है उस मानकीकरण की जो कि एक पब्लिक एग्जामिनेशन में उपलब्ध होता है, और रिजल्ट्स का जो डिक्लेरेशन घोषित किया गया कि जुलाई 31 तक हो जाएगा, ये डिपेंड करता है रिजल्ट कमिटियों पर। सक्सेसफुल कंक्लूजन, सफलतापूर्वक कंक्लूजन, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये रिजल्ट कमिटियों पे डिपेंड करता है, जो कि थ्योरी का सेगमेंट मार्क करेंगे, इसके मार्क्स वो अंकित करेंगे और वो उसको ट्रांसपेरेंटली पारदर्शिता से करते हैं कि नहीं करते, इस पर डिपेंड करेगा। और उसके बाद जो क्लास 10 के मार्क्स हैं उनको वो मॉडरेट करेगा स्कूल के परफॉर्मेंस के आधार पे, समय के साथ साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस पे भी डिपेंड करता है कि एक सक्सेसफुली कंक्लूड होगा कि नहीं होगा। तो देयर इज देन द इशू ऑफ फ्रॉड, और उसके बाद फ्रॉड का भी मामला आता है, क्योंकि कोई स्कूल फ्रॉड कर सकता है। Even in the UK, reports indicate influential parents brought pressure on schools to give their wards an unfair hike in grades in a similar mixed evaluation system. यूके तक में रिपोर्ट से इंगित करती हैं कि जो प्रभावशाली पेरेंट्स हैं वो प्रेशर ले आए थे स्कूल के ऊपर कि उनके बच्चों को उनके ग्रेड्स में बढ़त दे दें, जो कि अनफेयर था। और वहां पर भी एक सिमिलर इस तरह का मिक्स्ड इवैल्यूएशन सिस्टम जो था वो लगाया गया था, तो उसमें ये रिपोर्ट्स आ रही विद वेल्ड थ्रेट्स ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स, जिसमें कि छुपे हुए ये भी थ्रेट होते हैं, धमकियां होती हैं कि लीगल डिस्प्यूट किए जाएंगे, लीगल विवाद किए जाएंगे यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया। For fairness, CBSE mandates the participation of external members on the result committees, but it will take utmost openness to dispel students' apprehensions. और अगर हम फेयर होना चाहते हैं तो हम ये सीबीएसई के लिए कहेंगे कि सीबीएसई ने जो ऑर्डर दिए हैं उन्होंने अधिकृत जो किया है, मैंडेट करना मतलब किसी को अधिकृत कर देना और जरूरी भी कर देना साथ साथ, कि जो एक्सटर्नल मेंबर्स का भी पार्टिसिपेशन, एक्सटर्नल यानी बाहरी सदस्यों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए रिजल्ट कमिटियों में। लेकिन एकदम जबरदस्त ओपननेस अगर होगी, उसी से स्टूडेंट्स के जो डर हैं उनको भगाया जा सकता है। एप्रीहेंशन यानी जो जो भय होते हैं डिस्पेल यानी भगाया जा सकता है। स्टेट बोर्ड्स वेटिंग फॉर द सेंट्रल मॉडल फॉर कंपैरिजन also needs to draw up safeguards, including a dependable dispute resolution process. जो स्टेट के एजुकेशन बोर्ड्स हैं, जैसे यूपी एजुकेशन बोर्ड, वो भी वेट कर रहे हैं इस सेंट्रल मॉडल का, इस केंद्रीय मॉडल का कंपैरिजन करने के लिए। उनको भी जरूरत है कि वो सेफगार्ड्स ड्रॉप करें, इंक्लूडिंग ए डिपेंडेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस, और साथ में एक निर्भर करने योग्य विवादों को सॉल्व करने वाली प्रक्रिया भी होनी चाहिए कि ऐसे जब भी विवाद हो वो सॉल्व भी हो सकें, और सेफगार्ड होनी चाहिए। सिस्टम को कोई जबरदस्त अपने हिसाब से फायदा ना उठा ले या फ्रॉड ना कर दे सिस्टम पे, तो ये सेफगार्ड भी उसमें होने चाहिए। तो ये स्टेट बोर्ड्स को इसका इसके लिए जरूरत है इनको ड्रॉ करने की। State boards waiting for the central model for comparison also need to adopt safeguards, including a dependable dispute resolution process.
प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया. Education boards were caught unawares last year by the pandemic and could not evolve suitable evaluation tools. पिछले साल पैंडेमिक में एजुकेशन बोर्ड्स पकड़े गए थे, उनको पता नहीं था करना क्या है और वो उपयुक्त इवैल्यूएशन के आकलन मूल्यांकन के टूल्स को बना नहीं पाए, इवॉल्व नहीं कर पाए. Unfortunately, the course of the pandemic remains uncertain. और बदकिस्मती की बात यह है कि पैंडेमिक का जो रास्ता है, का डायरेक्शन जो है, वो अनिश्चित रह गया है. And developing a continuous assessment system for 21-22 and beyond has become a necessity. और ये ज़रूरी हो गया है कि हम 2021-22 और उसके बाद के सालों के लिए एक लगातार चलने वाला आकलन का सिस्टम बनाएं. The CBSE has taken the lead on this, and state boards must not lose time in forming their own. CBSE ने इस मामले में बढ़त ली है और स्टेट बोर्ड्स को भी समय नहीं लूज करना चाहिए अपना खुद का बनाने के लिए, यानी अपना खुद का कंटिन्यूअस असेसमेंट सिस्टम बनाने के लिए उन्हें भी समय नहीं बर्बाद करना चाहिए. कोल्ड पीस, हम लोग कोल्ड वॉर की बात सुनते आ रहे हैं, तो उसी संदर्भ में कोल्ड पीस है. तो यूएस रशिया मस्ट रीसेट देयर रिलेशनशिप टू प्रैग्मेटिक लेवल्स एंड रिड्यूस टेंशंस. यूएस और रशिया को अपने रिलेशनशिप को रीसेट करना चाहिए, रीसेट करना जरूरी है कि वो प्रैक्टिकल लेवल्स पे आ जाए. प्रैग्मेटिक मतलब जो प्रैक्टिकल और जो कह सकते हैं जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है चीज़ों का, और रिड्यूस टेंशंस को रिड्यूस करें, कम करें. The Geneva summit between US President Joe Biden and his Russian counterpart Vladimir Putin on Wednesday has set a pragmatic tone for engagement between the two competing powers. तो जेनीवा में जो समिट हुआ है, जेनीवा जो एक सिटी है, वहां पर जो बिडेन और व्लादिमीर पुतिन की समिट हुई है, यानी कि वार्ता हुई है, आपस में वो मिले हैं. वेनेसडे को उसने एक प्रैग्मेटिक टोन सेट कर दिया है, एक प्रैक्टिकल टोन सेट कर दिया है. दोनों कंपीटिंग पावर्स किस तरह से आपस में एंगेज करेंगे, कैसे जुड़ेंगे, उसके बारे में. मिस्टर बिडेन हैड इन द पास्ट कॉल्ड मिस्टर पुतिन अ किलर. पास्ट में मिस्टर बिडेन ने मिस्टर पुतिन को एक किलर कहा था. The relations have hit the lowest point in recent years since the end of the Cold War. जब से कोल्ड वॉर खत्म हुई है उसके बाद जो उनके रिलेशंस हैं यूएस और रशिया के, वो लोवेस्ट पॉइंट पे हिट कर गए थे हाल के सालों में. The US has accused Russia of interfering in its elections and launching cyber attacks and criticized its stifling of internal dissent, while Moscow has slammed America's interventionist foreign policy. यूएस ने रशिया पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो उसके इलेक्शंस में हस्तक्षेप करता है और साइबर अटैक लॉन्च करता है, और उन्होंने आलोचना की है कि वो अपने देश में, रशिया अपने देश में जो अंदरूनी डिसेंट होता है, यानी कि जब लोग नहीं एग्री करते हैं सरकार के साथ, उस डिसेंट को वो स्टाइफल करता है, यानी कि उसको सांस नहीं लेने देता. While Moscow has slammed America's interventionist policy, और जबकि मॉस्को ने अमेरिका की जो हस्तक्षेप करने की जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन नीति है, उसको अटैक किया है. Despite these differences, the leaders held talks on all critical issues, bringing diplomacy to the center stage. इसके बावजूद इन फर्क होने के बावजूद भी लीडर्स ने उन्होंने जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उस पर वार्ता करी और डिप्लोमेसी को वो सेंटर स्टेज पे ले आए. After the summit, they have struck cautious optimism that is rooted in self-interest. और समिट के बाद उन्होंने फिर से कॉशियस मनी जो केयरफुल होके सतर्क जो हम सतर्क होके और जो सकारात्मकता दिखाते हैं, यानी सतर्क सकारात्मक को स्ट्राइक किया. नहीं कि पहले तो वो वार्ता तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से की, उसके बाद उन्होंने
सकारात्मकता दिखाई, जो कि अपने खुद के इंटरेस्ट में जिसका रूट था। कहने का मतलब वो फिर से उन्होंने अपना सेल्फ इंटरेस्ट शो किया। Mr. Biden sought a more predictable, rational engagement, while Mr. Putin said relations were primarily pragmatic. मिस्टर बिडेन ने ये प्राप्त करने की कोशिश की कि और ज़्यादा पूर्वानुमान लगाए जाने वाला रैशनल एंगेजमेंट होना चाहिए, जिसको हम पहले से कह सकें कि हमारा एंगेजमेंट इस तरह का है। जबकि पुतिन ने कहा कि ये हमारे रिलेशन जो हैं मुख्यतः प्रैग्मेटिक हैं, यानी प्रैक्टिकल। They have decided to return their ambassadors to the embassies and announced a strategic stability dialogue to discuss terms of arms control measures. उन्होंने निर्णय किया कि वो अपने एम्बेसडर्स को, अपने दूतों को अपने एम्बेसीज में वापस भेज देंगे, जो पहले वापस बुला लिए गए होंगे, और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि एक रणनीतिपूर्ण जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाला हम डायलॉग शुरू करेंगे, स्थिरता की तरफ जाने वाला हम डायलॉग शुरू करेंगे, जिससे हम आर्म्स कंट्रोल के जो मेजर्स हैं उनको डिस्कस कर सकें। मेजर्स मतलब जो भी एक्शंस लिए जाते हैं आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए। While there was no major breakthrough, which was not expected anyway, they could at least demonstrate a willingness to strengthen engagement and reduce tensions. जबकि कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था, यानी कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन वाली जो बात है वो नहीं हुई थी। ब्रेक थ्रू वहाँ होता है जहाँ कोई चीज़ फंसी होती है, तो वहाँ उसको ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, यानी कोई सोल्यूशन तो बहुत बड़ा नहीं निकला, और जो कि वैसे भी अपेक्षित था। कम से कम ये दिखा सकते थे कि उनमें एक इच्छा है कि जिससे कि वो एंगेजमेंट को अपने स्ट्रेंथन कर सकते हैं और टेंशन्स को कम कर सकते हैं। देयर आर स्ट्रक्चरल इश्यूज इन द यूएस रशिया टाइज। यूएस और रशिया के रिलेशंस में ढांचागत इश्यूज भी हैं। When Russia ended its post-Soviet strategic retreat and adopted a more assertive foreign policy under Mr. Putin, partly in response to NATO expansion into Eastern Europe, the West saw it as a threat to its primacy. जब रशिया ने अपना सोवियत यूनियन के बाद वाली एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट को खत्म किया, रणनीतिक रूप से जो रिट्रीट यानी अपने शेल में वापस चले जाना या अपने आप में वापस अंदर अपने आप में सीमित हो जाना, इस तरह की जो उनकी स्ट्रेटेजी थी सोवियत यूनियन के डिवीजन होने के बाद, उसको उन्होंने ख़त्म किया और ज़्यादा अपने आप को असर्ट करने वाली, अपने आप को अपना जोर रखने वाली फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने अपनाया मिस्टर पुतिन के अंतर्गत। और खासकर ये नाटो के जो एक्सपेंशन हो गया था ईस्टर्न यूरोप में, उसके रिस्पॉन्स में था। नाटो उनके नज़दीक आ रहा था, ईस्टर्न यूरोप उनके नज़दीक है, तो उन्होंने उसके रिस्पॉन्स में एक और असर्टिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई, इसके बजाय कि वो रिट्रीट जो कर रहे थे इसके पहले, यानी अपने आप में सीमित होते जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने मिस्टर पुतिन के अंतर्गत एक असर्टिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई। और तो वेस्ट ने इसको इस तरह से देखा जैसे कि वो उनके लिए एक उनके अग्रणी होने में एक खतरा है। The 2008 Georgia War practically ended the romance between democratic Russia and the West. 2008 की जो जॉर्जिया में वॉर हुई थी, उसने एक तरह से जो रोमांस था डेमोक्रेटिक रशिया और वेस्ट के बीच में, उसको खत्म कर दिया था। The annexation of Crimea in 2014 renewed the tensions. क्रीमिया को जो एनेक्सेशन हुआ, उसको जो हासिल कर लिया गया 2014 में, उसने टेंशन्स को फिर से नया कर दिया। रशिया was thrown out of the G8 and Western sanctions followed. रशिया को G8 कंट्रीज के ग्रुप में से बाहर निकाल दिया गया और वेस्ट की तरफ से सैंक्शंस यानी कि किसी चीज़ में रोक जो लगा देना, जैसे एक्सपोर्ट पे रोक लगा देना या और भी इकोनॉमिक रिलेशंस में कई चीज़ों पे रोक लगा देना, तो सैंक्शंस आए। बट सच स्टेप्स डिड नॉट डिटर मिस्टर पुतिन, लेकिन ऐसे कदमों ने मिस्टर पुतिन को रोका नहीं या उनको उनके एंथुजियाज्म को कम नहीं किया, उनके जोर को कम नहीं किया। But ties hit rock bottom after allegations that Russian intelligence units had carried out cyber attacks and run an online campaign to get Donald Trump elected president in the 2016 US election.
और उनके रिश्ते एकदम नीचे ज़मीनी स्तर पे आ गए थे जब एलिगेशन इल्ज़ाम ये लगाए गए कि रशियन इंटेलिजेंस यूनिट्स ने साइबर अटैक किए थे और एक ऑनलाइन मुहिम छेड़ी थी जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो जाए प्रेसिडेंट के रूप में 2016 के यूएस इलेक्शन में। Mr. Biden and Mr. Putin cannot resolve these geopolitical bilateral issues in one summit. Mr. Biden और Mr. Putin ये जितने जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं और जो बायलैटरल आपसी इश्यूज हैं उनको एक समिट में रिजॉल्व नहीं कर सकते, बट दे कैन सर्टनली टेक मेजर्स टू प्रिवेंट रिलेशंस फ्रॉम वर्सनिंग। बट लेकिन निश्चित रूप से वो ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे कि रिलेशंस और ज्यादा खराब ना हो। फॉर द यूएस द साइबर अटैक्स आर ए रेड लाइन। यूएस के लिए ये साइबर अटैक जो हैं ये एक लाल रेखा है। रशिया which had amassed troops on the Ukraine border earlier this year sees NATO's expansion into its border region as a threat। और रशिया ने जिसने कि अपने आर्मी को इकट्ठा कर दिया था ज्यादा मात्रा में यूक्रेन के बॉर्डर पे, जो कि ईस्टर्न यूरोप का बॉर्डर है, इस साल में के शुरू में वो नाटो के एक्सपेंशन को, नाटो जो कि वेस्टर्न नेशंस का जो ग्रुप है उसके एक्सपेंशन को अपने बॉर्डर में, अपने बॉर्डर रीजन में एक खतरे की तरह देखता है। Both countries should be ready to address their critical concerns and agree to a cold peace, which would help in addressing other geopolitical problems such as Syria। दोनों ही देशों को तैयार रहना चाहिए कि वो अपने महत्वपूर्ण कंसर्न्स को, महत्वपूर्ण चिंताओं को सॉल्व करने के लिए तैयार रहें, उनको एड्रेस करें और एक कोल्ड पीस के लिए एग्री कर जाएं, जो कि मदद करेगा उनको कि वो दूसरे फिर जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को संबोधित कर सकेंगे, और जैसे कि सीरिया को। The US should be less pessimistic about Russia's foreign policy goals। यूएस को रशिया के फॉरेन पॉलिसी गोल्स के बारे में थोड़ा कम नकारात्मक होना चाहिए। Whether the Americans like it or not, Russia, despite its weakened economic status, remains a great power। जबकि अमेरिकन्स भले ही इसको पसंद करें चाहे ना करें, लेकिन रशिया इसके बावजूद कि वो उसका जो आर्थिक स्टेटस है वो कमजोर हो गया है, फिर भी वो एक बड़ा पावर बना हुआ है। मिस्टर Putin should also realize that if his goal is to restore Russia's lost glory in global politics, he should be ready to cooperate with the West। और मिस्टर पुतिन को भी ये एहसास करना चाहिए कि अगर उनका गोल जो है वो रशिया की खोई हुई ग्लोरी को वापस लाना है, तो उनकी खोई हुई भव्यता को फिर से वापस लाना है विश्व के पॉलिटिक्स में, तो उनको तैयार रहना चाहिए कि वो वेस्ट के साथ कोऑपरेट करें। परमानेंट हॉस्टिलिटी विद अदर पावर्स कैनॉट बी ऑफ मच हेल्प टू रशिया। लगातार जो दुश्मनी होती है दूसरे पावर्स के साथ, वो रशिया की कोई भी कुछ खास ज्यादा मदद नहीं कर सकेगा। थैंक यू।